हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए आज स्टडी करते हैं हम रिटेन अर्निंग की। रिटेन अर्निंग क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड वाला टॉपिक हमारा चल रहा है और बिजनेस फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही सोर्स को यूज़ करें। तो सोर्सेज ऑफ फंड कौन कौन से होते हैं, हम कहाँ से फंड्स अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। बोरोड फंड हो सकता है या फिर ओनरशिप फंड हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप ऑफ फंड हम देखेंगे कि कौन से सोर्स ऑफ फंड हो सकते हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिटेन अर्निंग, जिसको हम कहते हैं कि ये ऐसी अर्निंग होती है जो हमारी खुद की होती है और इसको भी एज अ सोर्स ऑफ फंड यूज़ किया जाता है। तो आज का वीडियो है रिटेन अर्निंग से रिलेटेड। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, रिटेन अर्निंग जो होता है उसको रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं। ये ओनर्स फंड होती है क्योंकि कंपनी की खुद की अर्निंग्स में से निकाली जाती है, इसलिए इसको ओनर्स फंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस है क्योंकि कंपनी इसको अपनी इच्छा से यूज़ कर सकती है। Retained profits are known as plugging back of profits, retained earning, self-financing और internal financing, रिजर्व्स और सरप्लस। यानी अगर कंपनी अपने अर्न किए हुए प्रॉफिट को, अपनी अर्निंग्स को खुद वापस अपनी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग्स, रिटेन प्रॉफिट्स या फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से इसके नाम हैं। तो इनमें से किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, इसको रिटेन प्रॉफिट्स भी कहते हैं। ये किस में आती है? ओनर्स फंड में आती है। आपको ध्यान रखना है ये किस में आती है? ओनर्स फंड में आती है। ओके, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। रिटेन अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। जब हम अपनी अर्निंग्स में से, जो हमारी अर्निंग्स है उसमें से शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे कर देते हैं और टैक्सेस पे कर देते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो अर्निंग होता है हमारा, उसको हम कंपनी में वापस इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द basis of expansion and growth of company. It considered the most important source of finance since it is internally generated. This method of financing is known as self financing because इसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो नहीं किया है, किसी से हमने लिया नहीं है। इसके लिए हमें किसी को इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डिविडेंड पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको सेल्फ फाइनेंसिंग मेथड भी कहते हैं। ये इंटरनली जनरेटेड है, यानी खुद का हमारा खुद की अर्निंग है जिसको हम रीजनरेट कर रहे हैं या हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, तो इसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से आपने अपने डिविडेंड को, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे करना होता है वो डिविडेंड और टैक्सेस दोनों माइनस कर चुके होते हैं, दोनों पे कर चुके होते हैं। उसके बाद बची हुई अर्निंग्स में से हम अगर अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में करते हैं तो उसे, उस सोर्स को रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। अब देखिए फीचर्स क्या होते हैं रिटेन अर्निंग के। रिटेन अर्निंग को हम कैसे पहचानें, कैसे समझें, तो हम उसके लिए इसके फीचर्स स्टडी करते हैं। उसको फीचर्स को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि रिटेन अर्निंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी की तरह काम आता है। कैसे? उस कंडीशन में जब आपको कहीं से भी सोर्स नहीं मिल रहा हो, किसी भी सोर्स से आपको फाइनेंस अरेंज करना जब मुश्किल हो रहा हो, उस टाइम पर आपको ऐसी एडवर्स टाइम पर, ऐसे टाइम पर जब आपको इजीली फाइनेंस मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उस वक्त रिटेन अर्निंग एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है क्योंकि ये इंटरनल ही सोर्स है जिसमें हम अपनी इंटरनल अर्निंग्स को ही रीयूज़ करते हैं। द रिटेन अर्निंग्स आर कंसिडर्ड एज ए क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी व्हेन अ कंपनी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज फाइनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अगर और किसी सोर्स से फाइनेंस अरेंज नहीं हो रहा है या उसमें दिक्कत आ रही है तो हम इजीली रिटेन अर्निंग यानी अपनी खुद की अर्निंग को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग एक बहुत अच्छा सोर्स है उस टाइम पे जब हम फंड्स को इजीली अरेंज नहीं कर पा रहे हैं।
सेकेंड देखिए फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। जब भी आपको कुछ न्यू और इनोवेटिव करना हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, कोई नया इनोवेशन करना हो, किसी नई प्रोडक्ट लाइन में आपको जाना हो, ठीक है, कुछ डाइवर्सिफिकेशन आपको करना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। और उस वक्त आप फ़ंड कहाँ से लेकर आएंगे, आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? तब आपको रिटेन अर्निंग बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको इसके लिए न तो किसी को इंटरेस्ट पे करना है, न ही किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है। ओके, द रिटेन अर्निंग आर द कॉमन सोर्स ऑफ फंड फॉर फाइनेंसिंग रिस्की एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। दिस फंड इज़ जनरली यूज फॉर रिसर्च वर्क एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। क्योंकि जल्दी से नए इनोवेशन के लिए लोन वगैरह नहीं मिलता है बेटा, तो इसीलिए इंटरनल सोर्सेज के थ्रू जल्दी से हम अपना फ़ंड रिटेन अर्निंग से अरेंज कर सकते हैं। तो हमें अपने न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए भी रिटेन अर्निंग यूज़ ईजीली हो सकता है। नेक्स्ट देखिए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। रिटेन अर्निंग को मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहा जाता है, जिसको हम मीडियम टाइम तक या फिर लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं इजीली, बिना किसी की परमिशन के या फिर बिना किसी को कोई भी कॉस्ट पे करके। ठीक है, रिटेन अर्निंग इज़ द कंसिडर्ड एज अ ओनरशिप फंड। ओके, इट सर्व द पर्पस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आप चाहो तो 3 to 5 ईयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो मोर देन 5 ईयर भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट रिटेन अर्निंग को आप मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड में कन्वर्जन हो सकता है। द सरप्लस रिटेन अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ बोनस शेयर। जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर इशू कर देते हैं, तो इससे उनकी कैपिटल जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ओनर्स फंड बढ़ जाता है। In issue of bonus share, there is no outflow of cash. Investors too are benefited by the issue of shares free of cost. हम कई बार अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू कर देते हैं, जिससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, कैश बाहर नहीं जाता है, और हम क्या कर लेते हैं, अपनी कैपिटल को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। यानी बैलेंस शीट में हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करके दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में हमें उसके लिए किसी को भी कोई पे नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी ओनरशिप फंड को बढ़ा सकते हैं। हम अपनी कैपिटल में शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करके दिखा सकते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स इशू कर देते हैं, जिससे बैलेंस शीट में शेयर्स कैपिटल बढ़ जाती है, और उससे हम अपनी रिटेन अर्निंग को ईजीली वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे शेयर होल्डर्स को ऐसा लगेगा कि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू कर देते हैं, जिनको बोनस शेयर कहते हैं। इससे हमारी बैलेंस शीट में हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारी रिटेन अर्निंग को हम वापस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम अपनी रिटेन अर्निंग को अपनी ओनरशिप फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स है जिसके लिए हम कभी भी विश्वास कर सकते हैं। As an internal source, this is more dependable than external source of finance. The external source depends upon the preference of investors, market condition, etc. जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उसमें बेटा आपको मार्केट की कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है, इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, क्या टाइम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको एक्सटर्नल सोर्सेज में ध्यान रखनी पड़ती है। पर रिटेन अर्निंग कैसा सोर्स है, इंटरनल सोर्स है, इसीलिए हम इस पर ईजीली डिपेंड रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपनी अर्निंग को इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट दिस इज़ द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स फॉर अ कंपनी फॉर बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट देखिए नो इंटरफेरेंस, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि हमारी खुद की अर्निंग है और हम इसी को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ना तो हमें शेयर होल्डर से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना हमें उन्हें डिविडेंड देने की ज़रूरत है, ना हमने बैंक से लोन लिया है कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है।
With retained earning, there is no increase in the number of shareholders. Retained earning involves no risk of dilution of control. Shareholders increase नहीं होते हैं retained earning से, जिससे क्या होता है कि जो कंट्रोलिंग की पावर होती है वो कंपनी की और ज़्यादा लोगों के हाथ में नहीं जाती है, जिससे कंपनी का कंट्रोल पूरी तरीके से उसके हाथ में ही रहता है और किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और इजीली कंपनी बिना किसी अधिक कॉस्ट के, बहुत अधिक कॉस्ट के इजीली क्या कर सकती है, फंड इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, तो ये था रिटेन अर्निंग, जिसको कंपनी क्या करती है, अपनी ही अर्निंग्स में से जब वो डिविडेंड और टैक्सेस का पेमेंट कर देती है तो बची हुई अर्निंग को वो क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है अपनी कंपनी में। ठीक है, और उसी को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। इसके मेन फीचर्स आपने देखे, मीनिंग आपने देखा। होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, टॉपिक अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।